वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2025 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 11 की। यह प्रश्न है, महात्मा ज्योतिराव फूले के सामाजिक सुधार प्रयासों और लेखन ने समाज के लगभग सभी उपेक्षित तबकों की समस्याओं को छुआ है, चर्चा कीजिए। यानी इस प्रश्न में आपको सामान्य रूप से ज्योतिबा फूले के जो विचार थे और उन विचारों के जो अलग अलग संदर्भ थे उन पर अपनी बात रखनी है। अर्थात 18वीं सदी के दौरान ज्योतिबा फूले ने जिस तरह से महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्र में निम्न जातियों के संदर्भ में, उत्पीड़ित उपेक्षित दलित जातियों के संदर्भ में, उनके विकास के संदर्भ में अपने विचार दिए, यह उन विचारों की ही इसके अंतर्गत चर्चा करनी है। और इस चर्चा का आधार उनके विभिन्न संगठनों जैसे सत्य शोधक समाज या उनकी रचनाओं जैसे गुलामगिरी के संदर्भ में। इस प्रश्न को हम इस तरह से लिख सकते हैं, महात्मा ज्योतिराव फूले 1827 से 90 ने अपने लेखन और सामाजिक सक्रियता से निम्न वर्गों और जातियों, महिलाओं और किसानों के उत्पीड़न को व्यवस्थित रूप से संबोधित किया। जाति आधारित उत्पीड़न यानी जो अलग अलग पक्ष थे, निम्न वर्गों के संदर्भ में, महिलाओं के संदर्भ में, किसानों के संदर्भ में, जातियों के संदर्भ में, उन्होंने जो अलग अलग पक्ष थे उन पे उन्होंने अपनी बात की, अपने साहित्य और अपने संगठनों की जगह। हमें उसी को यहाँ पर स्पष्ट करना है। जाति आधारित उत्पीड़न, गुलामगिरी में ब्राह्मणवादी वर्चस्व को आंतरिक उपनिवेशवाद की संज्ञा दी। देश अंग्रेजों का गुलाम था जब ज्योतिबा फूले थे, लेकिन जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का जो मकड़जाल था वह भारत को सदियों से गुलाम बनाया हुआ था। अर्थात भारतीय समाज की जो अगड़ी जातियां थीं, जिसमें विशेष रूप से ब्राह्मण, वह उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने भारतीय समाज को जाति के रूप में जकड़ कर रखा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत पर विभिन्न विदेशी जातियों ने समय समय पर हमला किया और भारतीय उसका मुकाबला नहीं कर सके, क्योंकि भारतीय समाज जातियों में बटा था। और यह जातीय बंटवारा न सिर्फ जाति के आधार पर था, बल्कि इसमें जो निचली जातियां थीं, जो शूद्र जातियां थीं, उनके साथ छुआछूत यानी अस्पृश्यता का भी व्यवहार किया जाता था। और दरअसल यह जातीय उत्पीड़न का साधन था। ऐसे में गुलामगिरी में ब्राह्मणवादी वर्चस्व को आंतरिक उपनिवेशवाद की संज्ञा थी, जिसने शूद्रों और दलितों को गुलाम बनाया। यानी अंग्रेजी उपनिवेशवाद के अंतर्गत ही भारत में सदियों से एक ब्राह्मणवादी उपनिवेशवाद भी चलता आ रहा था, जो कि श्रेष्ठता पर आधारित था। सत्य शोधक समाज के माध्यम से निम्न जातियों को संगठित कर धार्मिक हठधर्मिता और ब्राह्मणवादी रीतियों का विरोध किया गया। यानी ज्योतिबा फूले ने विभिन्न तरह के ब्राह्मणवादी विचारों को, दकियानूसी कर्मकांडी विचारों को और जो श्रेष्ठता का बोध था जाति के आधार पर, उन विचारों की आलोचना की और उसके विरुद्ध एक तरह से आंदोलन चलाया। और उस आंदोलन के लिए ही 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। वैकल्पिक आध्यात्मिक प्रथाएं, जो परंपरागत कर्मकांडी व्यवस्था चली आ रही थी, जो धर्म के आधार पर, उन आधारों का निषेध ज्योतिबा फूले के साहित्य में, उनके कार्यों में हमें देखने को मिलता है। और इसकी जगह उन्होंने वैकल्पिक आध्यात्मिक प्रथाएं शुरू की, जो कि न कर्मकांडी थी, न परंपरागत थी, न रूढ़िवादी थी, न जातिवादी थी और न तो किसी भी तरह की श्रेष्ठता पर आधारित थी। उन्होंने सीधे सीधे पुरोहिती एकाधिकारवाद को चुनौती दी, यानी उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को सीधे चुनौती दी। सार्वजनिक सत्य धर्म की स्थापना के जरिए 1887 में उन्होंने जाति और लिंग भेद से मुक्त तथा समानता पर आधारित 33 नियमों वाला एक एकेश्वरवादी धर्म प्रस्तावित किया। यानी यह जो नियम थे, यह कोई धार्मिक नियम थे, बल्कि सामाजिक नियम थे और सामाजिक समानता को स्थापित करने के संदर्भ में थे। इसके अलावा उन्होंने समावेशी शिक्षा पर भी जोर दिया। इस संदर्भ में उन्होंने ज्ञान पर ब्राह्मणवादी एकाधिकार यानी उच्च जातियों का जो वर्चस्व भारतीय
ज्ञान परंपरा पर चला आ रहा था, उस एकाधिकार को चुनौती दी और उन्होंने एक सर्वसमावेशी शिक्षा पर जोर दिया। यानी सभी जातियों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, समाज के सभी पक्षों के लिए, चाहे वो किसी भी जात के आधार पर हो, चाहे लिंग के आधार पर, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए एक ऐसी समावेशी शिक्षा की वकालत की जो कि ब्राह्मणवादी एकाधिकार से अलग हो। 1848 में सावित्रीबाई के साथ, सावित्रीबाई उनकी पत्नी थी, सावित्रीबाई के साथ पहला बालिका विद्यालय और दलितों के लिए स्कूल खोले। स्थानीय भाषा, व्यवहारिक शिक्षा और आलोचनात्मक सोच विकसित करने पर जोर दिया। आलोचनात्मक सोच का मतलब तार्किक वैज्ञानिक सोच को विकसित शिक्षा के जरिए विकसित करने पर उन्होंने जोर दिया। लैंगिक उत्पीड़न का विरोध, फूले बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या के विरोधी थे। स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और अंतर्जातीय विवाह के समर्थक थे। स्त्री शिक्षणाच्या महत्व में स्त्री शिक्षा को शोषण के खिलाफ हथियार बताया। गर्भवती विधवाओं हेतु बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना भी उन्होंने 1863 में की थी। इसके अलावा उन्होंने आर्थिक न्याय के संदर्भ में भी अपनी बात रखी, विशेषकर किसानों और मजदूरों का जो उत्पीड़न हो रहा था औपनिवेशी व्यवस्था के अंतर्गत भी और परंपरागत भारतीय सांस्कृतिक परंपरा और व्यवस्था के अंतर्गत भी, क्योंकि व्यापक रूप से जो भारतीय समाज का पिछला तबका था, पिछड़ा हुआ तबका था, दलित तबका था, जातीय आधार पर उत्पीड़ित तबका था, वही दरअसल कृषि कार्यों में भी था। और ऐसे में उन्होंने न सिर्फ शोषणकारी जो राजस्व नीतियां थीं अंग्रेजों की या फिर भारतीय समाज की, उनकी आलोचना की, बल्कि उन्होंने किसानों और मजदूरों के अधिकारों का भी समर्थन किया। आर्थिक न्याय के संदर्भ में किसानों के अधिकारों के समर्थक और शोषणकारी राजस्व नीतियों के आलोचक थे। अपनी पुस्तक शेत कार्याचा आसुद के माध्यम से उन्होंने किसानों, विशेषकर निम्न वर्ग के किसानों के हितों के लिए अभियान चलाया। यह कुल वो पक्ष हैं जो ज्योतिबा फुले के सामाजिक सुधार संदर्भ में, उनके आंदोलन के संदर्भ में थे, जिसके लिए उन्होंने समय समय पर संगठनों की स्थापना के साथ साथ अपने साहित्य के जरिए, अपनी पुस्तकों के जरिए भी, अपने पर्चों के जरिए भी भारतीय समाज के निम्न वर्गों के अंदर, दलित और उपेक्षित तबकों के अंदर, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, निम्न जातियां भी शामिल थीं, किसान और मजदूर भी शामिल थे, उन सब के अंदर जागरूकता फैलाने और उनके अधिकारों की स्थापना के संदर्भ में अपनी बात कही। इसका निष्कर्ष इस तरह से हो सकता है कि फुले ने जाति, लिंग, शिक्षा और आर्थिक शोषण को एक व्यापक प्रभुत्व व्यवस्था का हिस्सा मानकर उसका प्रतिरोध किया। उनका समावेशी दृष्टिकोण भारतीय समाज में सामाजिक न्याय की नींव बना, जो आगे चलकर अंबेडकर जैसे आंदोलनों को प्रेरित किया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।